साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते ही बनते हैं, चाहे आप लोग सी टेट का एग्ज़ाम दे दीजिएगा, चाहे आप लोग टेट कैटेगरी में किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम देंगे तो कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत आप लोगों को मिल जाता है। और अगर आप लोग इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको चित्रों सहित ये सिद्धांत पढ़ाने वाला हूं और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको चीज़ें बताऊंगा। और आप लोग बने रहिएगा वीडियो में और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मेरा नाम है मनोज और आप लोग बने हुए हैं मनोज एकेडमी पर। सभी साथियों से निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। अगर हम लोग कोहलबर्ग की बात करेंगे तो 1927 से 1987 तक दोस्तों ये रहे थे, यानी कि 1927 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, 1987 ईस्वी में इनको मृत्यु हो गई इनकी। तो ये निवासी कहाँ के थे दोस्तों? कोहलबर्ग जो थे वो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था वो दिया था 1958 में। 1958 ईस्वी में कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। अब इसके बारे में थोड़ा सा की पॉइंट पढ़ लेते हैं, बाद में मैं आप लोगों को चित्रों के माध्यम से सारी चीज़ें बताऊंगा। इन्होंने नैतिकता के विकास को सिद्ध करने के लिए नैतिकता की 11 कहानियाँ ली थी। कितनी? 11 कहानियाँ ली थी। कोहलबर्ग इन्हीं कहानियों को बच्चों को सुनाकर नैतिकता के स्तर को मापते थे। इन कहानियों में से सबसे प्रसिद्ध था आपका हाइनज हिंज। इसकी कहानी बहुत ज़्यादा फेमस थी। इन्होंने 20 वर्ष तक बच्चों के साथ साक्षात्कार के बारे में आप लोग जानते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? इंटरव्यू बोलते हैं ना, यानी कहानी सुनाकर बच्चों से प्रश्न पूछना, निर्णय निकाला। वह यह नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने पढ़ा कि कोहलबर्ग का जो जन्म हुआ था 1927 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी 1987 में हो गई थी। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। सिद्धांत कब दिया? 1958 में दिया। कितनी कहानियाँ ली नैतिकता के लिए? 11 कहानियाँ ली, बच्चों को सुनाते थे। जो सबसे फेमस थी हाइनज हिंज, ये कहानी बहुत ज़्यादा फेमस थी और 20 वर्षों तक दोस्तों ये ऐसा करते थे, फिर इन्होंने सिद्धांत बनाया। ठीक है, चलिएगा। तो यह सिद्धांत पियाजे और जॉन डीवी के विचारों पर आधारित था। इस सिद्धांत में कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के स्तर की कुल 6 अवस्थाएं बताई हैं और इन अवस्थाओं को 3 स्तरों में बांटा गया है। यानी कि जैसे आप लोग जाने होंगे कि जो थांडाइक महोदय हैं, इन्होंने क्या दिए थे? 3 तो मेन नियम दिए थे सीखने के और 5 दिए थे गौण नियम। उसी प्रकार से इन्होंने जो है 3 स्तर थे और 5 थी उपअवस्थाएं, मैं कह सकता हूं। तो अवस्थाएं देखिएगा कौन कौन सी थी, स्तर कौन से थे वो समझिएगा। तो प्री कन्वेंशनल स्टेज जो है, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज, हिंदी में पूर्व पारंपरिक या पूर्व परंपरागत अवस्था हम लोग कहते हैं, जो पहली एज होती है। दूसरी होती है कंडीशनल स्टेज, इसको हम लोग पारंपरिक या परंपरागत अवस्था कहते हैं। थर्ड होती है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, जिसको उत्तर पारंपरिक अवस्था के नाम से जाना जाता है। अब तीनों अवस्थाओं के बारे में हम लोग जानते हैं, इनकी एज क्या क्या होती है, क्या होता है, कैसे नहीं होता है। देखिए, सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे प्री कन्वेंशनल स्टेज। दोस्तों, प्री कन्वेंशनल स्टेज की जो अवस्था होती है वो शैशव अवस्था होती है, यानी कि 4 से 10 वर्ष तक हम लोग इसको कहते हैं। इस अवस्था में बालक में नैतिकता का अभाव रहता है, बालक में नैतिकता के गुण नहीं पाए जाते हैं, परंतु बालक का नैतिक विकास प्रारंभ हो जाता है। बालक अपने परिवार के वयस्क सदस्यों से नैतिकता की बातें सीखता है और वह जैसा देखता है वैसा ही सीखता है। भाई, आप लोग देखे होंगे कि आपके घर में जो छोटे बच्चे होंगे वो क्या करेंगे? वो बड़ों से सीखते हैं, बड़ों का देखकर अनुकरण करते हैं बच्चे। तो बालक में तर्क एवं चिंतन का आधार जो होता है वो बाह्य घटना होती है। अभी दोस्तों, जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो अवस्था थी पहली वाली, इसको हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे मैंने 3 स्तर बताए हैं आपको, 3 स्तर को हम लोगों ने 6 पार्ट में डिवाइड किया है। तो पहला जो पार्ट था आपका पूर्व पारंगत अवस्था, तो इसकी जो 2 अवस्थाएं होती हैं, एक होता है आज्ञा एवं दंड की अवस्था। ठीक है, स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट। तो आप लोग पहले पिक्चर को देखिएगा। पिक्चर में क्या है? ये जो पिताजी हैं, एग्जाम्पल के रूप में, वैसे तो ये पौवा मार रहे हैं, जो दारूबाज है, ठीक है, और बच्चा ये कह रहा है कि पिताजी इसको मत पियो, लेकिन मैं आपको दूसरे वे में बताऊंगा। यहाँ पर मान लीजिएगा ये गिलास पी रहा है, यानी कि मान लीजिएगा ये पिताजी जो है वो पानी मंगाए हैं,
या यही बोतल मंगाई इन्होंने बच्चे से, तो अगर ये बच्चा बोतल ला कर नहीं देता जहाँ भी रखी थी बोतल, तो वो क्या करता, पिताजी इस बच्चे को पीट देते, यानी कि बच्चे के दिमाग में क्या रहता कि मुझे दंड मिलेगा। तो इस अवस्था में बालक आज्ञा इसलिए मानता है कि उसे दंड न मिले, तो इसने जो मंगाया इस बच्चे ने लेकर आया। ठीक है, क्यों मानता आज्ञा? क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैं आज्ञा नहीं मानूंगा तो मुझे दंड दिया जाएगा। सही गलत का निर्णय दिए गए दंड व पुरस्कार से करता है बालक। बच्चे ये मानते हैं कि उन्हें बड़ों की बातें माननी चाहिए, नहीं तो बड़े उनको दंडित करेंगे। तो क्या रहेगा, आज्ञा एवं दंड की अवस्था कौन सी अवस्था होती है, किस अवस्था में ऐसा करता है? तो दोस्तों आप लोग बताएंगे पूर्व परंपरागत अवस्था, जो मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, चलेगा, जिसको प्री कन्वेंशनल स्टेज के नाम से भी जानते हैं। दूसरा की पॉइंट रहेगा आपका अहम की अवस्था, स्टेज ऑफ ईगो। स्टेज ऑफ ईगो में क्या होता है, जैसे आप लोग इस पिक्चर के माध्यम से देखिएगा, इस पिक्चर में क्या दिख रहा है आपको? इस पिक्चर में आप लोगों को दिख रहा है कि भैया ये अपना जो है ना पूरा वो कर रहा है कि हाँ ये मेरी बॉडी अच्छी खासी बनी हुई है, लेकिन जबकि है नहीं ऐसा, वो सूखी लकड़ी दिख रहा है आपको। तो इस अवस्था में बालक में अहम का भाव हो जाता है। बच्चा सोचता है कि अपने हितों के अकॉर्डिंग कार्य करने में कुछ गलत नहीं है, यानी कि जो मेरे अकॉर्डिंग काम, जो मुझे फ़ायदा दे रहे हैं, मेरे हित में जो काम है उसको करने को कोई गलत काम नहीं है। पर हमें साथ में दूसरों को भी या उनके हितों के अनुसार अनुरूप काम करने का मौका देना चाहिए। अगर हम दूसरों को कोई इच्छा, यानी कि हम दूसरों की कोई इच्छा पूरी कर दें तो वो भी हमारी इच्छा पूरी कर देंगे। तो इसमें यह कहा गया है कि जो अगर मान लीजिएगा जो काम मेरे लिए फ़ायदेमंद है उसको करना कोई गलत काम नहीं है, लेकिन हमको ये भी देखना है इसमें कि जो दूसरों के लिए भी लाभदायक होना चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग किसी के लिए कार्य करते हैं तो वो भी हमारे लिए जो है वो कार्य करेगा। दोस्तों ऐसा इसमें कहा गया है। तो बात आती है दूसरे की, जो इसको कन्वेंशनल स्टेज के नाम से जानते हैं। कन्वेंशनल स्टेज जो होती है वो बाल्यावस्था में कह सकता हूँ इसको, 10 से 13 वर्ष तक चलती है। ठीक है, जो कन्वेंशनल स्टेज होती है। अभी देखिएगा, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक पिक्चर आप लोगों को दिखाई दे रही है। इस अवस्था में बालक का सर्वाधिक नैतिक विकास होता है। इस अवस्था में बालक अपने समाज, धर्म, राष्ट्र एवं संस्कृति के आधार पर एवं इनके द्वारा बताए गए नैतिक मूल्यों के आधार पर नैतिकता का विकास करता है। इस अवस्था की 2 अवस्थाएं मानी गई हैं, जो रहेगा आपका प्रशंसा की अवस्था, उत्तम लड़का, अच्छी लड़की, अच्छा लड़का, आप लोग जाने हैं इसको। तो इस अवस्था में बालक प्रशंसा पाना चाहता है। जैसे कि दोस्तों मान लीजिएगा ये लड़की किताब पढ़ रही है, अगर इनकी मम्मी जो है ये बोलेंगी कि बेटा वाह तूने अच्छे से पढ़ा, ऐसे ही पढ़ते रहो इस तरह से, मतलब प्रशंसा कर रही है मम्मी इसकी। तो दोस्तों बालक प्रशंसा चाहता है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की कहवाना चाहता है। बच्चे में एक दूसरे का सम्मान करने की भावना होती है तथा दूसरे से भी सम्मान पाने की इच्छा जाहिर बच्चा करता है। कौन सी एज में दोस्तों? जो मैंने आपको बताई है कन्वेंशनल स्टेज इसको कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों कन्वेंशनल स्टेज की अगर मैं बात करूंगा, मैं आप लोगों को बता दिया हूं कन्वेंशनल स्टेज को किस नाम से जानते हैं, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। एज के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है, बार बार बैक करने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो इसमें दोस्तों हाँ, इसमें क्या है, दूसरा पॉइंट क्या रहेगा आपका, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। बालक समाज द्वारा निर्धारित व्यवस्थाओं और नियमों के प्रति सम्मान रखता है, यानी कि जो कानून के द्वारा नियम बनाए गए हैं, समाज के द्वारा नियम बनाए गए हैं, व्यवस्था बनाई गई हैं, उनके प्रति सम्मान रखता है। इस अवस्था में पहुंचकर बालक ये सोचने लगता है कि समाज के विरुद्ध किया गया कार्य अनैतिक है, यानी कि ये सोचने लगता है कि बालक अगर हम लोग समाज के विरुद्ध जाएंगे तो वो अनैतिक कार्य हो जाता है। सामाजिक कार्यों की तरफ उन्मुख हो जाता है, वो सामाजिक कार्यों की तरफ दोस्तों बच्चा उन्मुख हो जाता है। तो अगर मैं बात करूंगा पोस्ट कन्वेंशन स्टेज की, जो 3rd वाली एज रहेगी आपकी, तो ये जो है आपकी 13 वर्ष के बाद चलती है, किशोर अवस्था कह सकता हूँ। तो इस अवस्था में बालक का नैतिक विकास लगभग पूर्ण एवं बालक नैतिकता के लिए आत्मनिर्भर बन जाता है। नैतिकता का विकास जो लगभग पूर्ण हो जाता है और जो बालक आत्मनिर्भर बन जाता है। इसके बाद बालक स्वयं नैतिक मूल्यों का निर्धारण करता है। चलिए, तो इस अवस्था में 2 अवस्थाएं शामिल हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सामाजिक समझौते की अवस्था। वैसे पिक्चर में आप लोग देख रहे होंगे तो बालक को कई परिस्थितियों में समाज से समझौता करना पड़ता है। इस अवस्था में पहुंचकर बालक ये मानने लगता है कि हमें समाज के नियमों का पालन करना चाहिए, यानी कि जैसे ये आपका सामाजिक नियम है ना, कि लिमिट को स्पीड में रखो, बेल्ट सीट बांधो,
ठीक है। और आप लोग ड्रिंक नहीं करना, ड्रिंक करके ड्राइव नहीं करनी है आप लोगों को, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ें आप लोगों को देखनी है, समाज के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना है, क्योंकि वो हमारे हित के लिए बनाए गए हैं, समाज के हित के लिए बनाए गए हैं। यह समझ जाता है कि समाज के लोगों की सहमति से सामाजिक नियम बदले भी जा सकते हैं। अगर दोस्तों कुछ नियम ऐसे बनाए गए हैं जो थोड़े से अलग लग रहे हैं और हम लोगों को लगता है कि हाँ समाज की इन नियमों को चेंज करने के बाद, बदलने के बाद समाज की उन्नति हो सकती है, समाज का भला हो सकता है, तो हम लोग उसमें चेंज भी कर सकते हैं। तो विवेक की अवस्था मैं कह सकता हूँ सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत उन्मुखता। इस अवस्था में अपने नैतिक नियमों को प्रोत्साहित करने एवं आत्म निंदा से बचने का अभिप्रेरण होता है, विवेक की अवस्था जो होती है। और यह अवस्था उत्तम सामाजिक स्तर की उत्तम अवस्था होती है। इस अवस्था के अंतर्गत किशोरों में सर्वाधिक नैतिक नियम की नैतिकता विद्यमान रहती है। बालक अपने विवेक पर प्रयोग करने लगता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान इस वाले स्लाइड पर देखना है, बाकी स्लाइड तो आपकी बिल्कुल सिंपल थी और थोड़े समय में भी आप लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया है। यानी कि जो थ्योरी थी आपकी कोहलबर्ग वाली, तो 3 पार्ट के 6 उपपाठ आप लोगों ने पढ़े हैं। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है और लगता है कि हाँ आपको दोबारा से पढ़ने की आवश्यकता है, तो प्लीज़ दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन भी मैं कराने की कोशिश करूँगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।